वैसे हम लोग डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग डायनेमिक्स, बट आई होप आपको डायनेमिक्स का मतलब पता हो। डायनेमिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स deals with study of motion ड्यू टू कॉजेज ऑफ मोशन, या जैसे फोर्स की वजह से मोशन को स्टडी करना, स्टडी ऑफ मोशन। अब देखो, आप लोग अभी कॉजेज ऑफ मोशन को फोर्स समझते हो, आगे चल के टॉर्क भी आएगा, तो कॉजेज ऑफ मोशन के लिए ब्रैकेट में लिखना फोर्स या टॉर्क। ये सिंबल ऐसे रहता है टॉर्क के लिए। या कुल मिला के हमको मोशन तब पढ़ना जब किसी बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, या उसको, उसके ऊपर जो एक्टिंग कॉजेज है मोशन की, उसको स्टडी करते हुए पढ़ने को हम डायनेमिक्स कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने सीखा था एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम। एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन। ये बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन होती है। इसलिए मैं तुमको मैकेनिक्स के हिसाब से सिस्टम की डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो, सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आई होप तुम लोग इस डायग्राम पे ध्यान देके समझ जाओगे। हम किस किस को सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह मैं ऐसे लिख दूंगा कि नेट फोर्स एक्सटर्नल एक्टिंग इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम्स सेंटर ऑफ मास। तो तुम्हारे लिए बहुत जानना जरूरी हो जाएगा किसको मैं सिस्टम कह रहा हूँ। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल। तो हम लोग की पहली हेडिंग आज की, ये डेफिनेशन बेसिक है बेटा। आज का पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। बेटा प्लीज देखो, कभी भी तुम क्लास में आओ, हमेशा नोट्स बनाओ और हेडिंग डालो। भले मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ना, तो उसके बगल में लिखो टेक अवे फ्रॉम द क्वेश्चन, क्या सीखा तुमने क्वेश्चन से। पहली चीज इज, फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। मैकेनिक्स के हिसाब से बेटा, वरना जनरल डेफिनेशन ही सही है। एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, जो तुम पढ़ते हो सिस्टम में। पर मैकेनिक्स के हिसाब से हम सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे, चलो हम देखते हैं। सपोज एक ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे एक बीड है, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, और सपोज एक फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक ई है। देखो बेटा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आप नोट्स बनाओ ना, तो मैथमेटिकल मॉडल बनाओ हर कॉन्सेप्ट का। लाइक आप मुझसे मैकेनिक्स में पूछोगे व्हाट इज सिस्टम, तो मैं आपको ऐसे लिखूंगा, दो बॉडी जिसका मोशन कंस्ट्रेंड हो, बॉडीज हैविंग कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मोशन प्लस सेम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर साइन बना लो। दिस इज द डेफिनेशन। बेटा आपको इतना छोटा छोटा दिख पा रहा है क्या बेटा, कि आपको ये विजिबल है ये? यस सर। हाँ बेटा, आप लोग प्लीज बताते रहो ताकि मुझे पता लगे। हाँ, अब आपको इस डायग्राम को बनाने के बाद ये डेफिनेशन लग गई। अब रुको, इसको समझाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलता। तो मैं आपसे ऐसे पूछूंगा ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर 1
ए प्लस बी को हम सिस्टम मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ए प्लस बी प्लस ई को हम सिस्टम मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, इस बीट को हम कुछ नाम रखेंगे तो हम पी रख लेते हैं नाम बीट का। ए प्लस बी प्लस पी कैन बी रिगार्डेड एज सिस्टम। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कैन बी रिगार्डेड सिस्टम, या ई प्लस सी कैन बी रिगार्डेड सिस्टम, छठा सी प्लस डी। इसमें से बस हम लोग को क्या करना है, गेम की तरह आगे टिक करेंगे, वेदर सिस्टम और नॉट। मतलब टिक मतलब हाँ और क्रॉस मतलब ना। सर तो आप लोग मुझे, हाँ बताओ बेटा। कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? बेटा कंस्ट्रेंट मोशन का जैसे समझो कि आप और आपका दोस्त है, आप दौड़ रही हो, उसने आपको पीछे से पकड़ लिया, तो जो आपका मोशन होगा वही आपके दोस्त का होगा। मतलब दो बॉडीज को अगर हम एक तरह से बांध देते हैं एक दूसरे से। आपको बेसिक फीलिंग समझ आ रही है? कई बार हम पुली से घुमा घुमा के बांधेंगे। मतलब मोशन, एक का मोशन दूसरे का मोशन जब डिसाइड करता है, इसको हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। थोड़ा सा समझ पा रहे हो बेटा? सपोज बी है तो ए को भी बढ़ना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे बॉडी ए एंड बी आर कंस्ट्रेंट टू ईच अदर। बंधन समझो, कंस्ट्रेंट को अब बंधन की तरफ वर्ड यूज करो। बात समझ आई बेटा? यस सर। हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा सिस्टम है, क्वेश्चन भी अच्छे से समझो। इसमें लिखा गया है इन 1 2 3 4 5 6 में विच कैन बी रिगार्डेड सिस्टम, और यही थ्योरी है, दिस इज द आंसर। सोचो, विच कैन बी रिगार्डेड एज सिस्टम। सिस्टम। आप बेटा थोड़ा अच्छे से लिखना, मेरी तरह एक ही पन्ने में भरने की कोशिश मत करना। मैं आपको हिंट देने के लिए समझाता हूँ। सपोज फोर्स एफ की वजह से ब्लॉक डी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो ब्लॉक सी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेगा, ब्लॉक ई भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेगा, ब्लॉक ए भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेगा, ब्लॉक बी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन करेगा। बीट एक तरह से सिंपली उस वायर के ऊपर स्लाइड करते हुए आ रहा है, तो बीट का एक्चुअल एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बताओ किस किस को हम सिस्टम मान सकते हैं? अपने दिमाग में ठंडे दिमाग से सोचते हुए ये बताओ, पढ़ो इस लाइन को। बॉडीज विच आर कंस्ट्रेंट, मतलब जिसका एक का मोशन दूसरे का मोशन डिसाइड करेगी, एंड सेम ए और एक्सेलरेशन। सी। अच्छा ठीक है, ए और सी। हाँ बेटा, बट इतने सारे ऑप्शंस में सब बताओ और क्यों? ये सारे ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, इसमें से सोच के सारे बताओ बेटा। ये कि वन वाला आपको ऐसे आंसर देना, वन वाला सिस्टम है, टू वाला नहीं है, थ्री वाला है, ऐसे करके अपने हिसाब से आंसर देना है। बेटा आप लोगों को चैट पे जो लग रहा है वो भेजो बेटा। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा मैं तुमको एक चीज बता दूं, जो बच्चा क्लास में अटेम्प्ट करता है ना, उसको ये समझ आता है कि बेटा मेमोरी भी परमानेंट रहती है। गलती करने पे हमारी मेमोरी बनती है बेटा। जो ऑब्जर्वर होता है ना, उसकी मेमोरी नहीं आती है कभी तेज। गुड बेटा, गुड। मुझे काफी सारे आंसर दिख रहे हैं, प्रियंका, हर्षिता, शीतल, तनुश्री, तृष्णा, एवरीबॉडी इज रिप्लाइंग। वेरी गुड बेटा। चलो मैं हेल्प करता हूँ। ए और बी सिस्टम है, आई होप आप लोगों ने सही सोचा। ठीक है, सेकंड वाला सिस्टम नहीं है, कोई वजह बताएगा क्यों? बेटा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, भले ही सबका मैग्नीट्यूड सेम है। देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको, सॉरी, ए और पहले सेकंड पे ना, ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको सेम लग रहा है, बट ई का वेक्टर वाइज सोचो तो हम क्या लिखते? ई का एक्सेलरेशन क्या होता? -2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन दोनों का क्या होता? 2i मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2i इज नॉट सेम एज 2j।
या -2j, तो ये सिस्टम नहीं होता। और सेम लॉजिक पे तुम्हारा ABP भी नहीं होता। हाँ बेटा, 2 और 3 नहीं होंगे। वेरी गुड बेटा। देखो ABCDE प्रॉब्लम, फिर E आ गया। E अकेला फंसा के सिस्टम नहीं बनने दे रहा। क्यों? E को वेक्टर वाइज सोचोगे तो -2j बन गया, तो E भी आपका सिस्टम नहीं है। अब आते हैं E+C भी नहीं है। C और D बेटा, C और D है देखो, 2i 2i, तो ये है। अब बात समझ पाए बेटा? कोई भी बॉडी जो एक साथ हो, कोई भी बॉडी जो एक साथ हो, कंस्ट्रेंड हो और दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, तो आप उसे सिस्टम मान सकते हो मैकेनिक्स में। अब आप ये क्वेश्चन नोट करते हो, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, बट जब क्वेश्चन करोगे ना न्यूमेरिकल, तब मैं दिखाऊंगा क्यों मैंने यहाँ सिस्टम माना और क्यों मैंने नहीं माना। मैं आपको बोले तो छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आगे बढ़े बेटा, नोट कर लिया बेटा इसे? तो 1 मिनट। हाँ बेटा, अच्छी तरीके से समझना। एक्सेलरेशन को वेक्टर की तरह सोचना। 2i और -2j आर डिफरेंट। अभी तक हमने सिर्फ एक हेडिंग पढ़ी है, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। नोट किया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, एक आइडिया पढ़ा कि व्हाट इज सिस्टम। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक ब्लॉक लिया, एक और ब्लॉक लिया, और आपने यहाँ से 30 न्यूटन पुश किया। ये ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक M2 है। सब स्मूथ है, ये नीचे से कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस स्मूथ दिया हुआ है। अब आपसे पूछता है इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो आप बेटा देखो, अगर FBD बनाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा। M1 पे 30 न्यूटन ऐसे लग रहा है। M2 से एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा N1 इस तरफ, और M2 का FBD बनाओगे तो M2 ने जो नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा तो M1 ने भी उतना ही रिटर्न कर दिया होगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग FBD बन गया। एक्स एक्सिस के लॉन्ग बेटा, इस लाइन में FBD बनाया हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग। बेटा अगर मैं बॉडीज को देख पा रहा हूँ तो मुझे पता है कि जितना M1 का एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन M2 का भी होगा, तो मैं इन दोनों को मिला के सिस्टम मान सकता हूँ। और तब मुझे इकलौता FBD बनाना पड़ता, M1 plus M2 as a system having same acceleration A, external forces 30 न्यूटन। तो अब मुझे ऐसे लिखना पड़ता, देयरफॉर फॉर्मूला होता है F external इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास। तो मेरे लिए फॉर्मूला बन जाता है एक्सटर्नल फोर्स 30, मास ऑफ सिस्टम M1 plus M2, आपका आ जाता M1 plus M2 इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो आप डायरेक्टली लिख लेते 30/M1 plus M2, क्योंकि मैं श्योर हूं क्योंकि दोनों बॉडीज एक साथ ही जा रही हैं। आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इसने इसको क्या दिया, इसने इसको क्या दिया। ये इंटरनल फोर्स बन गया, और इंटरनल फोर्स इस इक्वेशन में नहीं आता है। लेकिन मैं अगर 1 to 1 मान के कर रहा होता तब मुझे ऐसे करना पड़ता कि सर M1 पे लगा एक तरफ N1, एक तरफ 30, तब मुझे ऐसे सॉल्व करना पड़ता कि सर 30 माइनस N1 इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू MA, मास M1 इंटू एक्सेलरेशन A। और सेकंड वाले के लिए FBD बनाना पड़ता कि सर इस पे नेक्स्ट नेक्स्ट नेट फोर्स है N1 और इसका मास है M2 इंटू एक्सेलरेशन। बेटा इससे हमें मिल जाता हमारा आंसर। N1 की जरूरत नहीं पड़ती, पर दो इक्वेशन बनती। हमने दोनों पे लगाया
नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। बट हम चाहते तो अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो हम पूरा सिस्टम मान लेते, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों साथ में जाएंगे। फिर हम सिंगल इक्वेशन से कर लेते कि सर एक्चुअली सिर्फ बाहरी फोर्स 30 था और ये था मास। फिर आप बात समझ गए? मैं इस क्वेश्चन में क्यों m1 प्लस m2 को एक सिस्टम मान सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही सेम एक्सेलरेशन कर रहे हैं और कंस्ट्रेंड है। m1 को धक्का मारोगे तो m2 पे धक्का लगेगा ही लगेगा। बेटा यहाँ तक कोई डाउट? सर हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पर M1 से सारे फोर्स निकल क्यों रहे हैं? हम FBD तो उस पे जो फोर्स लगाता है उसका बनाते हैं। हाँ हाँ सर तो फिर यहाँ पर N1 और 30 मतलब हाँ बोलो। अगर तुम एज ए सिस्टम मानोगे तो हमने एक सिंगल एफबीडी बनाया, लेकिन अगर मैं m1 m2 को, मैं m1 को सिस्टम मान रहा हूँ तो सर ये वो एफबीडी वाला सर वो पूरा लेफ्ट वाला लेफ्ट उस वाला, फिगर पे डाउट ये था। वाला, ये वाला बेटा। हाँ सर। तो बेटा नहीं सर देखो वो ये वो फिगर में बस डाउट है कि क्यों वो बाहर की ओर जा रहा है 30 न्यूटन और N1। बाहर की तरफ मतलब, सर वो एरो तो उस पे लगना चाहिए ना FBD में तो अच्छा जो ये एरो, ये ऐसे है बेटा, ये ऐसे है, ये बोल रहे हो, और n1 ऐसे आएगा, ये बोल रहे हो जी बेटा? हाँ हाँ वो गलती से बेटा, बाई मिस्टेक, मैं इस वाले को देख के बना रहा था। ठीक है, जी अब सर। ठीक है बेटा। हाँ चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन का पर्पस समझ आ गया? क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिस्टम कब मान सकते हैं ये समझाने की कोशिश की गई थी, कि जब जब दो बॉडीज का मोशन कंस्ट्रेंट हो और उनका एक्सेलरेशन सेम हो, आप उसको सिस्टम मान सकते हो। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बेटा मुझे बारी बारी रोप पुल्ली इन सबको समझाना है। आपके कोर्स में रोप दो तरह से हैं, स्ट्रिंग। देखो रोप, पहली पॉइंट जो तुम्हें रोप के लिए लिखना है कि ये टेंशन दोनों तरफ से हमेशा खींचेगा। अगर मान लो तुम रस्सी, अगर मैं रस्सी का बनाऊं तो इसको हमेशा ऐसा फील होगा कि दोनों तरफ से कोई इसे खींच रहा है, अगर रस्सी टाइट है तो। बट ये सिर्फ तभी होगा जब रस्सी टाइट होगी, टाउट और टाइट। एक रोप जो स्लैक हो, मतलब कुछ ऐसे पड़ी हो, बस कहीं पे पड़ी हुई हो, स्लैक रोप में टेंशन का अमाउंट 0 होता है। पहला पॉइंट नोट कर लिया बेटा? आप इसे बेटा बारी बारी नोट करते जाओ, मैं सब समझाते जा रहा हूँ। अगर रस्सी ढीली पड़ी हो तो फोर्स नहीं लगा सकती। सेकंड, अगर किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो तो रोप ऑब्जेक्ट पे या जैसे ब्लॉक पे हमेशा टेंशन इस तरफ लेगी, मतलब खींचेगी बेटा। आप इसके बगल में लिखना, किसी भी सिस्टम को रोप कैन पुल ओनली, पुश नहीं कर सकती। रोप कैन पुल ओनली, नॉट पुश। नोट किया बेटा? अगर कहीं पे कोई आइडियल स्ट्रिंग लिखा हो तो उसका मतलब होता है मास ऑफ रोप 0, इनएक्सटेंसिबल। मतलब एक आइडियल रोप बहुत ही बहुत हल्की होती है और उसका मास 0 होता है, और पता है उसका कोई एरिया वॉल्यूम भी नहीं होता, स्ट्रेट लाइन की तरह होती है जो कोई भी वॉल्यूम नहीं घेरती है, मतलब डायमेंशनली नेग्लिजिबल रहती है, उसके डायमेंशंस टेंडिंग टू 0 रहते हैं। बट आपने नोट कर लिया आइडियल स्ट्रिंग को? यस सर। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, अब बस वो पॉइंट याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प मिलेगी।
अब इसके बगल में ऐसे एक पॉइंट लिख लो, बस लिख लेना, फॉर ए आइडियल स्ट्रिंग, अगर पुली, अगर ये पुली, बेटा, इफ पुली इज आइडियल, पुली आइडियल है बेटा, मतलब मासलेस है, ऐसे लिखना, पुली इज आइडियल, बाद में आइडियल पुली को पढ़ लेंगे। ये पुली इज आइडियल, पूरी रोप में हर जगह एक ही टेंशन रहेगा, बगल में ऐसे लिखना, इफ पुली इज आइडियल, ऐसे नोट करके, इफ पुली इज आइडियल, वन रोप वन टेंशन, एक रोप में एक ही टेंशन रहेगा। फॉर एन आइडियल स्ट्रिंग, और मतलब आइडियल रोप भी आइडियल होनी चाहिए, एक रोप में एक ही टेंशन रहेगा हर तरफ, और रस्सी सिर्फ खींचेगी, यानी पुल्ली को ऐसे नीचे खींच रही होगी, इस पुल्ली को ऐसे, अगर वो किसी मास से बंधी होती तो मास को ऊपर खींच रही होती। नोट कर लिया बेटा इतना? यस सर। ठीक है। जैसे कई रोप्स होंगे जिनका मास पर यूनिट लेंथ होगा, तो आपको ये टर्म समझना पड़ेगा, लीनियर मास डेंसिटी, यानी जैसे मान लो इसका मास m दिया है, रोप का मास होगा और लेंथ l है, तो एक टर्म आता है म्यू, दैट इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। ये आगे चल के यूज होगा, लीनियर मास डेंसिटी, और इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, m/l इज कॉल्ड म्यू, kg पर मीटर। और ऐसी स्ट्रिंग में, ऐसी ऐसी रोप में हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, जैसे आइडियल पुली है ना, तो इस पॉइंट पे ये सोचो कि टी और टी बराबर है, लेकिन अगर पुली विथ, सॉरी, स्ट्रिंग विथ मास है, तो किसी भी छोटे से सेक्शन, मतलब हर जगह पे टेंशन टी रहेगा, रस्सी भी खिंचा खिंचा महसूस करती है दोनों तरफ से, लेकिन यहाँ पे अगर छोटा सा भी तुमने मास ले लिया, तो इधर टेंशन अलग लगेगा T1, और इधर टेंशन अलग लगेगा T2। मतलब अगर पुली का, रस्सी का मास है, तो पूरी रस्सी में एक टेंशन नहीं होगा, अलग अलग टेंशन होंगे, ये बात याद रखना। स्ट्रिंग विथ मास विल हैव डिफरेंट टेंशन एट डिफरेंट लोकेशंस। ये चीज क्लियर हुई बेटा? यस सर। अपनी भाषा में टी वेरिएबल होगा, कुछ ऐसे सिंबल बना लो जो तुम्हें समझ आते हो। नोट्स हमेशा कम शब्दों में बनाओ बेटा, जितने तुम्हारे क्रिस्प नोट्स होंगे, वो ये दिखाता है कि तुमको समझ आ रही हैं चीजें। बेटा ये पन्ना नोट कर लिया? यस सर। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एफबीडी फॉर्म में मुझे बताओ। ठीक है बेटा, इस रोप का वेट है 4 kg। आपको मिड पॉइंट में, इस रोप के मिड पॉइंट पे, दोनों की लेंथ मान लो एल दे रखी है रोप की, यहाँ पे टेंशन पूछा है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट केस आइडियल रोप है, में इसमें मास वाली रोप है, रोप विथ मास, आइडियल, प्रैक्टिकल, या विथ मास। कैलकुलेट टेंशन इन फर्स्ट एंड सेकंड केस। बताओ बेटा। सर प्रीवियस वाला स्लाइड जस्ट 1 मिनट के लिए दिखाएं। हाँ बेटा देख लो।
टेक इट स्लो, नोट डाउन एवरीथिंग, और इसको न्यूमेरिकल लगाते वक्त सोचना, क्योंकि कई बार जब आप एग्जांपल्स रीड करोगे या कभी तुम देखोगे कोई तेजी से कर रहा है ना, तो ये सारे पॉइंट वो अपने आप अप्लाई करता जाता है। सर वो थोड़ा क्वेश्चन का पेज दिखाएंगे? हाँ बेटा, देखा आपने? मैं हेल्प करूँ बेटा? क्या आप लोग कर रहे हो? सर थोड़ा ट्राई करें। हम्म। हाँ बेटा, देखो मैंने दो लोकेशन बिल्कुल सर्कल की है। अगर तुम 3 kg का एफबीडी बनाते तो ऐसे बनता कि सर ऊपर टेंशन टी आता लोएस्ट, यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे कि ऊपर रस्सी तो सिर्फ खींचती है, तुमको बस टीचर के पॉइंट याद रखने हैं, और धरती भी नीचे खींचेगी 3G वोल्ट से। तो अगर ये रेस्ट पे है, ये तो रेस्ट पे है ही बेटा, रस्सी से लटका हुआ है, तो T इक्वल टू 3G आ जाएगा, दैट मीन्स 30 न्यूटन। अब तुमको सिखाया गया है सर आइडियल स्ट्रिंग हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहता है, वन रो वन टेंशन। सिर्फ तब चेंज होगा ये लाइन जब मास वाली पुल्ली आएगी, तब मैं दोनों तरफ अलग अलग टेंशन लूंगा, अदरवाइज जब तक आइडियल पुल्ली है तब तक हर जगह आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। अब तुम नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, यहाँ का एफबीडी बनाना चाहते हैं, तो मैं नीचे देखो, हमने मिड पॉइंट पे बोला था, मिड पॉइंट पे यानी नीचे वाले टोटल रस्सी का मास था 4 kg, यानी नीचे वाले आधी रस्सी का मास था 2 kg। तो मैं इस पॉइंट का एफबीडी बनाता, इस पॉइंट का एफबीडी बनाता कि सर ऊपर रस्सी हमेशा खींचती है हर चीज को, अपने आप को भी, एक नीचे वाली रस्सी और ये वाला, तो ये होता 6 kg और ये होता 2 kg, और ये ऊपर लगता टेंशन टी। अब टी को इन दोनों को संभालना है, 2 kg को भी और 6 kg को भी, तो टी मस्ट बी 2 kg यानी 2G प्लस 6G। तो टेंशन यहाँ मिलती है हमें 8G यानी 80 न्यूटन। और कुल मिला के सिंपल सा समझो, जो येलो वाला डायग्राम बनाया है ना, अगर मैं यहाँ पे टेंशन पूछता तब तुम इस पॉइंट पे आके बोलते सर इस पॉइंट को पूरे का वेट उठाना है ऐसे। अगर मैं यहाँ पे टेंशन पूछता T1, तो तुम बोलते सर इस रस्सी का सबसे ऊपर वाले पॉइंट का एफबीडी बनाते हैं, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ का एफबीडी बनाते हैं। तो दीवार इसको खींचती है अपनी तरफ T1,
और बाकी नीचे वाले का वेट होता, पूरी रस्सी का वेट 4G + 6G यानी 10G। बेटा आप एक बात समझ जाते कि अगर टॉप मोस्ट का अगर मैं आपसे टेंशन पूछता तो टेंशन आ जाता 10G। या कॉमन सेंस से आप सोच लो, अगर रस्सी का मास है तो टेंशन ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे सबसे लोएस्ट टेंशन होता T = 6G, और यहाँ पे हाईएस्ट टेंशन होता T = 10G। 6 + 4 पूरी रस्सी का वेट उठाना पड़ता। बात थोड़ी सी समझ आ गई बेटा? नोट किया बेटा? बेटा कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो अब हम बारी बारी चीजों को पढ़ते हैं। और सुनो, जब तक तुम चींटी, बिल्ली, जो तुम्हें दिखेगा, हाथी, तुम्हारे हाथ में पेन, हर एक का एफबीडी बनाना नहीं सीखे, तुम सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। फ्री बॉडी डायग्राम शोज कि तुम जिसको भी सिस्टम मानते हो, तुम्हारे हाथ में एक पेन है तो पेन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस तरीके से लग रहे हैं। अगर तुम्हें वो समझ आ गया है तो तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया है। चलो बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे पुली। हम हर एक कंपोनेंट पे ध्यान देंगे और फिर आखिरी में जाके सबको यूज करेंगे जो जो हमने पढ़ा हुआ है। देखो, आपके कोर्स में पुली पे फ्रिक्शन नहीं है तो मेहनत मत करना। सिर्फ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं एरोड्रोम में जो आईआईटी में भी नहीं आते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन दिया तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। इसके ऊपर मान लो एक रस्सी ऐसे जा रही है, तो आपके कोर्स में दो तरह की पुली है, एक है विथ मास और एक है विदाउट मास। और हम ये मानेंगे कि ये रस्सी बिना स्लिप किए, आपके कोर्स में ये स्लिप नहीं करती है। ये जस्ट लाइक कि रस्सी अगर ऐसे चल रही थी स्पीड से, तो ये भी उसी स्पीड से घूमेगा, मतलब नो स्लिपिंग बोलते हैं। आपको ऐसे नहीं फील करना है कि रस्सी सरक रही होगी ऊपर के ऊपर। नो स्लिपिंग मतलब जैसे, इसको और इजी भाषा में ऐसे बोलूंगा कि मान लो तुम इस पॉइंट को देखते हो जहां रस्सी ऐसे टच कर रही है, अगर रस्सी के नीचे यानी कि स्पीड 3 मीटर/सेकंड है, तो इस पॉइंट की भी स्पीड, पुल्ली वाले पॉइंट की भी स्पीड 3 मीटर/सेकंड होगी मतलब। और इसको तुम बहुत सारे तरीके से ये सोच सकते हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेम वेलोसिटी, बेटा दोनों की स्पीड हर जगह सेम होगी, ऐसा सोचना। बात समझ पाए बेटा? या नो स्लिपिंग को फील कर लो तो भी मेरी बात तुम्हें समझ आ जाएगी कि जैसे जैसे रस्सी चलेगी पुली घूमेगी। आइडियल पुली में आपको बोला जाएगा, आइडियल पुली में आपको बोला जाएगा, आइडियल पुली पॉइंट साइज्ड होगी। पॉइंट साइज मतलब कोई डायमेंशन नहीं, पॉइंट साइज्ड प्लस मास टेंडिंग टू 0। और आपको याद रखना है दोनों तरफ टेंशन सेम हो जाएगा। अगर फर्स्ट केस हम आइडियल पुली का लेंगे तो दोनों तरफ टेंशन सेम आ जाएगा, एंड सेम टेंशन एवरीवेयर। अगर पुली का मास आया, अगर इसका मास आया नॉन आइडियल पुली, डोंट वरी बेटा, रोटेशन तक सारी चीज ऐसी ही होगी। ये सिर्फ रोटेशन चैप्टर में आके वो लोग मास डालेंगे, उससे पहले आपका यही कंडीशन होगी कि हर तरफ टेंशन कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे ये टेंशन अलग हो जाएगा, ये हम जब वो पढ़ लेंगे रोटेशन तब समझेंगे, मतलब टेंशन वेरी करेगा। बात समझ गए बेटा? नोट कर लिया? यस सर। सर एक मिनट। इवन पुली का मास भी आ जाए, जब तक बोला ना जाए उसकी साइज वाइज मत लेना। अगर यहाँ मैं मास ले भी रहा हूँ ना, तो आप साइज मत लेना, आपके कोर्स में साइज नहीं लेते हैं पुली को, बिल्कुल छोटा सा जीरो टाइप का फील करते हैं। बेटा पता है कॉन्सेप्ट के साथ ना स्लो जाते हैं, बट जब तक समझो नहीं ना छोड़ो नहीं। और आप फिर भी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट आदमी होंगे कॉन्सेप्ट ग्रैप करने पे, इतना टाइम रहता है। आप जो सिर्फ अवॉइड करते हैं
ये अपने आप से झूठी बात बोलते हैं कि नहीं मैं ये इस समय वो पढ़ रहा हूँ, फिर ये पढ़ रहा हूँ। बेटा किसी भी चैप्टर में ओनली 50-60 कॉन्सेप्चुअल फैक्ट होते हैं। अगर आप उसको ध्यान दे दो, या क्लास में भी आपका फोकस बहुत हाई है, आपका हो जाएगा बेटा आराम से। जो आप चाहते हो वो तो पक्का हो जाएगा। और बेटा आप हमेशा वही पाते हो जो आप डिजर्व करते हो, ना कम ना ज्यादा। लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं चलो मेरी किस्मत खराब थी, ये हो गया, या आई वॉज लकी। बट 95% केसेस में what you get is what you deserve. So try to become more deserving than expecting things. सर हाँ बेटा बोलो। सर वो सेकंड फिगर का वो पुली का क्या होगा उसका वेलोसिटी? बेटा वो भी सेम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं चेंज होगा बेटा। बस आगे चल के तुम एक इक्वेशंस पढ़ोगी टॉर्क वाली, उसकी वजह से टेंशन अलग अलग हो जाएगा। वेलोसिटी इसकी भी सेम होगी। जैसे मान लो ये रस्सी 3 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो सर्कम्फरेंस की वेलोसिटी हर जगह 3 मीटर पर सेकंड ही होगी। बात समझी बेटा? जी सर। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर जो फर्स्ट केस है उसमें हर पार्ट में 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा स्पीड। हाँ बेटा ऐसे ऐसे हर पॉइंट में, हाँ। वन ग्रुप वन वेलोसिटी भी तो होता है ना बेटा, हर जगह 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट केस में आप लोग एफबीडी बनाओगे पुलिस का। आराम से वन थिंग एट ए टाइम लो, एंजॉय करते हो चलो। देखो बेटा, अगर ये 30 न्यूटन है और ये पुली आइडियल है, आइडियल, तो आप मुझे इस जो पुली को उठा रहा है इसके अंदर टेंशन बताओ, इसके अंदर टेंशन कितना होगा बताओ। रोप एंड पुली आइडियल, व्हाट इज द टेंशन जो उसको होल्ड करके रखा है, जिसपे पुली बंधी हुई है। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए पुली का एफबीडी बनाने का, कि सर ये रस्सी इधर खींचती 30 से, तो वन रोप वन टेंशन, तो मतलब बाकी वाले पार्ट में भी टेंशन, इसमें भी, मतलब तुमको देगा ये, बट तुम्हें ये पता होगा अगले में भी 30 है, क्योंकि एक रोप में एक ही टेंशन रहता है। और ये पुली रेस्ट पे है, तो ऊपर वाली चीज इसको पकड़ के रखी होगी। नहीं बेटा देखो, इसके टेंशन को T1 मान लो। सोचो जरा, इस रोप में टेंशन 30 आया, दैट इज ट्रू। बट अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं पुली का, तो पुली तो रेस्ट में रहती है ना बेटा, रस्सी मूव करती है, तो नेट फोर्स ऑन द पुली, जो भी चीज रेस्ट में रहती है उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, यानी T1 इक्वल टू 30 प्लस 30। और दूसरी बात याद रखना, जब तक पुली आइडियल होगी, हमेशा तुम्हें कोई ऐसे दे कि ये ऐसे है ये ऐसे है, तो तुम रट लेना कि ये टी है ये टी है, तो ऊपर की तरफ 2T लगेगा। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया? ये मुझे आप लोगों से कमिट टू मेमोरी चाहिए। और हमेशा वन केस एट ए टाइम लो, ऑलवेज टेक वन केस एट ए टाइम। इसको अच्छे से समझ लेना, कमिट टू मेमोरी कर लेना बेटा। पुली, दोनों रस्सियां ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन समझ आया था बेटा? किसी को डाउट है कोई? बेटा आप में से किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। ठीक है बेटा, चलो मेरे को आप एक जगह रस्सी ऐसे देखो और एक जगह ऐसे देखो। आपसे इसमें रिएक्शन फोर्स पूछेगा या कांटेक्ट फोर्स पूछेगा। आपको पूछे ये पुल्ली को पकड़ के रखा गया है ऐसे, मतलब समझ रहे हो बेटा, बहुत पुली मूव करती है, तो आपसे पूछेगा इसको क्वेश्चन की तरह समझना। ये आपका क्वेश्चन हुआ, और आपसे पूछा है इसके अंदर कितना रिएक्शन फोर्स होगा, निकालो। मतलब वही चीज, इसी के बारे में पूछ रहा हूँ बेटा। जो पहले ये था ना,
अब इसके बारे में बताऊं, आपको ठंडे दिमाग से सिर्फ पुल्ली का एफबीडी बनाना है कि पुल्ली तो रेस्ट में है, इस तरफ टी लग रहा है, इस तरफ टी लग रहा है, और ये रेस्ट में है, तो जरूर ये इसको इतना ही फोर्स इधर दे रहा होगा। बात समझ पा रहे हो? पुल्ली इसको ढकेल रही है ऐसे और ऐसे, और ये पुल्ली को ऐसे ढकेल रहा होगा। भावनाओं को समझो। तो रिएक्शन फोर्स गिवन बाय द, जिस जो पुल्ली को होल्ड करके रखा है, रिएक्शन फोर्स, अगर ये रेस्ट पे है पुल्ली, पुल्ली तो बेटा रेस्ट पे ही रहती है, देखो, तब तुम आराम से कहते कि सर ये टी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट आता T√2। बेटा ये तो समझ आता है ना आपको? तो रिएक्शन फोर्स मिल जाता T√2। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? तो ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आप समझ जानना कि अगर पुली इस तरह से दिखे तो अगर ये नीचे टी है टी, तो ये 2T। उसी तरह से बेटा अगर मैं आपको कोई ये, जैसे ये 90 डिग्री पे दिया, मैं एंगल वेंगल बना के भी दे सकता हूँ, तब आपको याद रखना दोनों रूप से रिजल्टेंट फोर्स लेना है, वही कांटेक्ट का रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, क्योंकि यही कांटेक्ट इसको संभालेगा, इन दोनों टेंशन को। तो रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करना। आगे बढ़े बेटा। जी सर। बेटा हमको पूरा सबका फोर्सेस लगाने का तरीका समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है फोर्सेस बाय स्प्रिंग। जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ बेटा। देखो, कोई भी स्प्रिंग जो आपके कोर्स में रहती है बेटा, रियलिटी में आप जब मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ऐसा सोचो कि मान लो ये नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे रहना पसंद है। अगर मान लो आपने स्प्रिंग को कुछ कंप्रेस कर दिया, मतलब इस तरफ पुश करके ऐसे लेते हैं, अब मैं आपसे पूछूं ये कितना कंप्रेस हुआ, तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, मेरा ये पार्ट इतना मूव कर गया है, तो ये मेरा कंप्रेशन है, x इक्वल टू कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। या तो आप काम कर सकते हो, आप उस स्प्रिंग को खींच सकते हो बेटा। आप अच्छे से डायग्राम बनाना, मेरी तरह मत बनाना। यानी आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को घसीट के यहां तक ले जा सकते हो ऐसे, यानी इस चीज में जो x आएगा मैं इसको एक्सटेंशन बोलूंगा। तो स्प्रिंग के साथ हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो कंप्रेशन या तो एक्सटेंशन। नोट कर लिया बेटा। एल नोट को हम नेचुरल लेंथ कहते हैं, और धीरे धीरे इसमें टर्म पढ़ते हैं। फोर्सेस बाय स्प्रिंग को अच्छे से आज के आज खत्म करते हैं। बेटा देख पा रहे हो आप? यहाँ तक समझ आया बेटा? स्प्रिंग को खींचना मतलब एक्सटेंशन, स्प्रिंग को दबाना मतलब कंप्रेशन। बट एक्स कैसे देखोगे आप? एक्स इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इट इज द डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो हमारी ये वाली लाइन है, इससे डेविएशन को हम लोग, मतलब यहां से सोचो हम कितना खींच देते हैं, दाएं या बाएं ले जाते हैं। ठीक है, अब जरा ऐसे सोचो बेटा, स्प्रिंग हमेशा ऐसा फोर्स लगाती है, जैसे फर्स्ट इस वाले पे देखो, स्प्रिंग इस ब्लॉक एम पे कैसा फोर्स लगाएगी? वो ये चाहेगी कि तुम वापस नेचुरल पोजीशन पे आ जाओ जहां पे हम थे। तो इस पे ये आपने इधर कंप्रेस किया एक्स से, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है तो आपको उल्टा फोर्स मिलेगा, एफ इक्वल टू माइनस की एक्स, वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। इंग्लिश के हिसाब से भी सोचोगे
तो स्टिफनेस का मतलब होता है कितना कड़ा या मजबूत है वो, यानी जो स्प्रिंग स्प्रिंग जितनी स्ट्रांग होगी उसको पर सेंटीमीटर या पर मीटर मूव करने में बहुत फोर्स लगेगा। तो के मतलब मजबूत स्प्रिंग। अपने मन में सोचना, अच्छा जो स्प्रिंग दबेगी नहीं उसका के हाई होगा। और यहाँ पे हम मास को इधर खींच के ले गए राइट साइड, तो इस पे लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा, वो भी माइनस के एक्स के ही बराबर होगा, वेयर एक्स शोज कि हम प्लस राइट साइड लेके गए हैं। यानी फोर्स बाय द स्प्रिंग आप ऐसे याद रखोगे, माइनस के एक्स, के इज कॉल्ड। अब जहां भी ले जाओगे राइट तो स्प्रिंग फोर्स लगेगी लेफ्ट, लेफ्ट ले जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स लगेगी राइट। आखिरी में वो मीन पोजीशन या बीच में नेचुरल लेंथ पे लाना चाहती है, वो चाहती है कि आप नेचुरल लेंथ पे आ जाएं। स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट, और के उल्टे को हम वन के इक्वल टू 1/c होता है, या c इक्वल टू 1/k होता है। c इज कॉल्ड कॉम्प्लियंस या फैक्टर। इसको बस इतना समझो कि के का उल्टा होता है। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है बेटा आसानी से बात मानने वाला। तो अगर के हाई होगा तो सी छोटा होगा। बस इसको ऐसे लिखना, ये कभी कभी नहीं, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सी, आप बस के याद रखना। बेटा आप लोगों ने इतना लिख लिया? बेटा यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया? Yes, sir. अच्छा ठीक है, आराम से चलते हैं। तो अगर मैं आपसे फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बोलूं कि फोर्स कैसा बन रहा है और एक्स कैसे है, आपका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? माइनस के एक्स टाइप का। एफ की वैल्यू आती है माइनस के एक्स। ये ग्राफ होता है। सर इसके पहले वाला स्लाइड थोड़ा दिखा सकते हैं? हाँ बेटा ये रहा। और एक्स को याद रखना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। बेटा अपने नोट्स अच्छे बनाना। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ तक नोट कर लिया बेटा? सर एल नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ या नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। बेटा नोट कर लिया? नेक्स्ट पे चलें। यस। देखो बेटा, इट सिंपली शोज कि अगर फोर्स राइट हैंड साइड लगेगा तो सॉरी, फोर्स अगर राइट हैंड साइड लग रहा है तो एक्स नेगेटिव है। देखो, फोर्स पॉजिटिव मतलब एक्स नेगेटिव, वाई से बढ़ता है। ये ग्राफ है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का। यानी अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लूं तो मुझे क्या मिलेगा? आपको ये समझ आ रहा है? मैग्नीट्यूड वाइज के मिलेगा। इज इट क्लियर? अगर ये 30 डिग्री होता तो मुझे के निकालने की, मतलब मैं आसानी से के निकाल लेता 1030 लेके। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, अब जरा कनेक्शन को समझना। अगर इस तरह से K1 K2 करके दो स्प्रिंग दी गई है, जब वो एक दूसरे से बैक टू बैक कनेक्टेड रहती हैं
तो हम ये कहते हैं स्प्रिंग इन सीरीज। और इसकी जगह हम एक इफेक्टिव स्प्रिंग लगा सकते हैं, ओनली वन स्प्रिंग। और इसका डेरिवेशन बेटा बहुत सिंपल है। हम अगर एक सिंगल स्प्रिंग लगाना चाहें तो K विल बी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, या जैसे रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाते थे ना, वैसे अगर 10 स्प्रिंग होती सपोज, K इफेक्टिव विल ऑलवेज बी इक्वल टू, ऊपर हेडिंग डालना स्प्रिंग इन सीरीज, K इफेक्टिव विल बी 1 by K इक्वल टू 1 by K1 प्लस 1 by K2 प्लस 1 by K3 एंड सो ऑन। दो वाले केस में आप ऐसे याद कर लोगे, जनरली पूछा जाता है। नोट किया बेटा? सर एक सेकंड। हाँ टेक योर टाइम बेटा। और इसको हम लोग 10-12 सेकंड में डिराइव भी कर सकते हैं, तो आप बोलोगे तो मैं कर भी दूंगा। हो गया हो गया बेटा? सर। ठीक। अब आप डालो स्प्रिंग इन पैरेलल। अब बेटा देखो, अगर कोई भी चीज तुम महसूस कर लोगे ना, तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। ऐसा सेटअप दिखे तो हम बोलते हैं कि स्प्रिंग इन पैरेलल है। और इस केस में अगर तुम्हें एक सिंगल स्प्रिंग चाहिए, तो हम इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को कहते हैं K1 प्लस K2। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते थे, वैसे स्प्रिंग पैरेलल में ऐड होता है। और तुम खुद फील कर लो, तुम जिम में गए हो और कोई स्प्रिंग पैरेलल में लगाता जा रहा है, तब तुम्हें से खींचना कितना टफ हो जाएगा। यानी स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ना चाहिए। स्टिफनेस कांस्टेंट ये शो करता है कितनी मेहनत लगती है थोड़ा सा उसको मूव करने के लिए स्प्रिंग को। बट डेरिवेशन हम लोग 1 सेकेंड में कर सकते हैं बेटा। नोट कर लिया बेटा? यस सर। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ऑन विच फैक्टर स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स? अब ऐसे लिखना, मटेरियल, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ। और ऐसे लिखना, K is directly proportional to area, K is inversely proportional to, मतलब 1 by लेंथ। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया बेटा? तो वो क्या लिखा है? स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। बेटा जैसे कोई स्प्रिंग बना लो अपने दिमाग में, ये लेंथ हो गई ओरिजिनल वाली, और ये जो साइड से क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया होगी। नोट कर लिया बेटा?
हम्म। अब देख लो, ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन पूछो बेटा। तो चलो आओ देखते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। इसकी लेंथ एल है, सेम मटेरियल से बना हुआ, इसकी लेंथ एल बाई 2 है। नोट किया बेटा? आपको अगर ये चीज कोई डिस्टर्ब कर देता है, हल्का सा ऐसे डिस्टर्ब कर दो, तो ये जिंदगी भर ऐसे ऑसिलेट करती है। तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया रहता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई के। तो आप मुझे बताओ, अगर पहले वाले का टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, तो दूसरे वाले का टाइम पीरियड कितना होगा अगर इसको भी डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए? जैसे मास को आप कंप्रेस कर दो, स्प्रिंग दबेगी, फिर अपना हाथ हटा लो, फिर स्प्रिंग इसको ढकेलेगी, और ये ऑसिलेशन जिंदगी भर करता रहता है। यहाँ ये क्वेश्चन लगेगा कि ये क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, बट ये क्वेश्चन सिंपल सा डायनेमिक्स चैप्टर में तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। ये देखो बेटा, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टाइम पीरियड इज, ये मास होता है और ये के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब बच्चा डर रहा है, लेकिन एक बच्चा कॉमन सेंस सोचेगा, अच्छा सर ने लिखाया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ 1, ये 1। तो तुम बताओ, जब किसी की लेंथ आधी कर देंगे, तो पहले अगर उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा, तो बाद में कितना हो जाएगा? बेटा सोच के बताओ, अगर मैं आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बोल रहा हूँ, तो लेंथ की जगह एल बाई 2 पुट करोगे तो ये तो डबल हो जाएगा ना। बेटा लेंथ घटाओगे तभी तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। तो फर्स्ट वाले केस में स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के रहता, तो जब लेंथ आधी कर देते तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाता। दैट मीन्स अगर फर्स्ट वाले सेकंड में आंसर 4 सेकंड है m बाई के में, तो सेकंड वाले में टाइम पीरियड आप ऐसे लिख देते, मास सेम रहता और के की जगह आप 2k पुट कर देते। तो पहले बार m बाई के की वैल्यू 4 सेकंड है, अगली बार आ जाएगी, ये सर हमारा आंसर आ गया 4 बाई रूट 2, दैट इज 2 रूट 2 सेकंड। और आपको सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना था कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बात समझ के बेटा? आगे बढ़े। Yes. देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, जब तुम एसएचएम में ये पढ़ लोगे, तो बस तुमको मैकेनिक्स डायनेमिक्स से एक बात याद आनी चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है अगर लेंथ घटेगी तो। और तुमने खुद ही फील किया होगा, छोटी स्प्रिंग को दबाना ज्यादा मुश्किल होता है बड़ी स्प्रिंग के मुकाबले। आगे बढ़े बेटा। चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बेटा प्लीज, जो तुम चाहो तो इसकी डेरिवेशन भी लिख सकते हो,
कि क्यों हमने एक स्प्रिंग को K1 लिया, उसके नीचे दूसरी स्प्रिंग लगाई K2 ली और एक मास लटका दिया, तो क्यों हमने जब इन दोनों को एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्ट किया तो ऐसे बोला कि इसके इफेक्टिव को निकालने में आपको K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लिखना पड़ेगा। ऐसा हमने क्यों बोला? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पॉइंट पे आके सोचो, इस स्प्रिंग का तो कोई मास है नहीं, यहाँ इस K1 पे भी कितना फोर्स लगेगा, mg। इस K2 को ऐसे इमेजिनेशन करके सोचो कि K2 पे भी कितना फोर्स लगेगा, mg। हर चीज अपनी नीचे वाले का फोर्स उठाता है, ये समझना। बेटा देखो, तुम कभी लटक जाओगे कहीं पे जाके ना, ऐसे तुम दीवार पे गए और ऐसे किसी भी जगह जाके तुम ऐसे हाथ पकड़ के अपना ऐसे, ये तुम्हारी सर आया और ये बेटा बहुत गंदी ड्राइंग थी और ये तुम्हारे हाथ थोड़े ऐसे जाने चाहिए थे, चलो छोड़ो, बहुत गंदी ड्राइंग बन गई। लेकिन आपके हाथ पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है क्योंकि आपके हाथ को पूरी बॉडी का वेट उठाना है। आपके पाँव सबसे रिलैक्स रहते हैं, ये वाला एरिया, टो वाला। वो बोलेगा मुझे तो सिर्फ इतने से नाखून का वेट उठाना है। आपके घुटने बोलेंगे कि भाई मुझे इतने का वेट उठाना है। उसी तरह से बेटा, आप जब इस वाले स्प्रिंग से पूछोगे क्या करना है तुम्हें, तो वो बोलेगा यार मुझे नीचे वाले का वेट उठाना। नीचे तो mg और K2 है, K2 का तो वेट होता ही नहीं, तो उसको बस mg उठाना है, तो इसका एक्सटेंशन आता है x1। उसी तरह K2 को भी नीचे वाले का वेट उठाना पड़ता है mg का, तो इसका एक्सटेंशन आता है x2। और m के ऊपर टोटल नीचे की तरफ आता है वो x1 प्लस x2। अगर हम लोग एक सिंगल स्प्रिंग लेते तो हम बोलते इसका एक्सटेंशन आना चाहिए x1 प्लस x2। ठीक है, अगर एक सिंगल स्प्रिंग नीचे की तरफ x1 प्लस x2 जाती है तो फोर्स ऊपर लगाएगी k x1 प्लस x2 और यहाँ mg। तो यानी मैं हर तरफ इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ। इसके साथ पहली स्प्रिंग के साथ भी ये इक्वेशन होती कि mg इक्वल टू k1 x1, दूसरी वाली स्प्रिंग पे भी mg इक्वल टू k2 x2। और अगर मुझे इक्विवेलेंट स्प्रिंग चाहिए तो यहाँ पे भी मैं इसका एफबीडी बनाता तो यही लिखता कि ऊपर की तरफ स्प्रिंग खींच रही है, स्प्रिंग भी बेटा खींचती है, जिस ब्लॉक पे लग रही है ढकेलेगी जब तुम, बेटा स्प्रिंग पुश और पुल दोनों करती है, याद रखना। अब मान लो इस केस में नीचे गया है ना, आपने mg की वजह से नीचे गया है, तो वो ऊपर की तरफ खींचेगी। तो k x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू mg। और एक और कॉमन सेंस कि बेटा देख पा रहे हो, यहाँ तक दिख रहा है, ये थर्ड इसके ऊपर लगा। अब मुझे K1 K2 में रिलेशन निकालना है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से x1 की वैल्यू निकालनी है mg बाई K1, यानी पहले वाले पे आ गया mg बाई K1, दूसरे वाले पे x2 पे आ गया mg बाई K2 और ये आया mg। तो mg 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 कट गया, 1 अपॉन K1 प्लस 1 बाई K2 इक्वल टू 1 बाई K आ गया। नोट कर लिया बेटा? सर 1 मिनट। हाँ, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन बहुत जल्दी हो जाती है, आपको बस ये सोचना है अच्छा दोनों स्प्रिंग पे एम तो फोर्स लगेगा क्योंकि एक ही ब्लॉक तो नीचे है, तो दोनों का एक्सटेंशन निकाल सकते हो। और जब एक्सटेंशन निकल गया तो फोर्स निकाल सकते हो कि हाँ भाई पहली स्प्रिंग पे फोर्स लगा होगा mg नीचे की तरफ और kx1 ऊपर की तरफ, दूसरी स्प्रिंग पे भी यही हुआ होगा कि mg नीचे की तरफ और k2 x2 ऊपर की तरफ। और दोनों का देखो, जब ये x1 नीचे आएगा, ये x2 नीचे आएगा, दूसरी स्प्रिंग, तो ब्लॉक एम तो दोनों की वजह से नीचे जाएगा, तो ब्लॉक एम टोटल x1 प्लस x2 नीचे आएगा। और अगर मुझे कोई इफेक्टिव स्प्रिंग चाहिए जो सेम बिहेवियर करती है तो ये भी x1 प्लस x2 ही नीचे भेजेगी। बेटा यहाँ तक कोई चीज, कोई दिक्कत दे रही है तुम्हें चीज?
नोट किया आपने? आपको सारे फोर्सेस जो एक्ट करते हैं उनको नेचर समझना पड़ेगा, बाय द स्प्रिंग से लेके हवा कैसे कैसे फोर्स लगाती है, हर चीज सोचनी पड़ेगी बेटा। डायनेमिक्स समझने का मतलब यही है कि आप फोर्सेस को समझो। स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाती है कि जैसे वो नेचुरल लेंथ पे जाना चाह रही हो। नोट कर लिया बेटा इतना? यस सर। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट वाली डेरिवेशन भी एक सेकंड में बता देता हूँ। मान लो दो स्प्रिंग ऐसे पैरेलल में लगी है, पर बेटा देखो सिंस ये पैरेलल में है तो दोनों का एक्सटेंशन नीचे की तरफ, नीचे mg लगता, और दोनों का मान लो एक्सटेंशन सेम हुआ x, तो इस mg का एफबीडी ऐसे बनता है, mg नीचे की तरफ, पहली स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा k1, अगर ये k1 है और ये k2 है, k1x, और दूसरी स्प्रिंग ने भी फोर्स लगाया होगा k2 इंटू x। तो अगर अब मुझे एक सिंगल स्प्रिंग चाहिए जो सेम एक्सटेंशन झेले x और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k हो, तो मैं ऐसे बोलता अच्छा ठीक है, mg नीचे की तरफ और kx ऊपर की तरफ, यानी kx इक्वल टू mg आना चाहिए। दोनों में x सेम है तो मैं यहां लिखता k1 प्लस k2x इक्वल टू mg। जब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करता तो mg सेम है, x सेम है, देयरफॉर मैं लिख देता k इक्वल टू k1 प्लस k2। तो डेरिवेशन बहुत छोटी है इसकी, मैंने इसलिए करा दी ताकि आप लोग के मन में डर ना रहे। और आप याद रखना, आपके कोर्स में आप ऐसे नहीं बोलोगे कि दो स्प्रिंग है तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ये टाइट रहे और दूसरा मास ऐसा हो जाए क्योंकि ये ढीली स्प्रिंग हो। हम ऐसा नहीं लेंगे बेटा, आपको ऐसे ही मानना है। आप ऐसे भी सोच रहे हो, गलत नहीं है बेटा। दो स्प्रिंग में ये टाइट हो सकती पहली वाली, दूसरी वाली ऐसी, पर तब हम पैरेलल इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है? हम इसको भी स्टडी करेंगे बट दिस वोंट बी कॉल्ड इन पैरेलल। नोट कर लिया बेटा? यस सर। याद रखना बेटा, पैरेलल में स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ जाती है। और देखो आपको एक और चीज याद रखनी है कि पैरेलल का मतलब दोनों होता है, मतलब हम इस सेटअप को भी पैरेलल बोलेंगे कि स्प्रिंग पैरेलल में है, और इस सेटअप को भी हम पैरेलल में स्प्रिंग बोलेंगे। याद रखना, कई बच्चे इस डायग्राम को समझ नहीं पाते हैं। बोथ आर सेम एज कम, मतलब हम जब स्प्रिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, यहाँ पे भी अगर आपसे मैं पूछूं तो आप इस सिस्टम को ऐसे लिख सकते हो कि सर एक इफेक्टिव स्प्रिंग लगा सकते हैं k1 प्लस k2, ये दोनों पैरेलल में, अगर ये k1 है ये k2 है, तो आप एक ऐसा बना सकते हो, मतलब ये दोनों ही पैरेलल सेटअप दिखाता है। डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 बोथ आर इन पैरेलल, दोनों स्प्रिंग पैरेलल में, आप नोट कर लो। जिसको नहीं समझ आ रही है वो एक बार स्प्रिंग को डिस्प्लेस करके फील कर ले। जैसे तुमको इस स्प्रिंग को इधर डिस्प्लेस करोगे, ये वाला स्प्रिंग इधर ढकेलेगा और ये वाला स्प्रिंग इधर खींचेगा, दोनों मदद कर रहे हैं, सेम ही है बेटा। सेकंड फिगर इज आल्सो पैरेलल कनेक्शन। नोट कर लिया बेटा? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्सेस बाय द फ्लूइड। देखो हम धीरे धीरे करके, हमने फर्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन पे ध्यान दिया, नॉर्मल रिएक्शन पे ध्यान दिया, सेकंड लेक्चर में हमने रोप को देखा, हमने पुल्ली को देखा, स्प्रिंग को देखा। अब हम आ रहे हैं लिक्विड या एयर कैसे, यानी फ्लूइड कैसे फोर्स लगा सकता है। बेटा आप मिटा देते हैं? यस सर। और कोई जल्दी नहीं बेटा, हो सकता है तुम एक पॉइंट सीख जाओ, एक पॉइंट में तुम अटके रहो। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए।
हाँ करवा सकता हूँ बेटा। अभी मैं फ्लूइड वाला लिखवा दूं फिर कराऊं या अभी करा दूं बताओ। ठीक है सर, प्लीज। अब बस देखो बेटा, देखो कई बार हम लोग को लगता है कि हम लोग वीक हैं न्यूमेरिकल की वजह से। बेटा न्यूमेरिकल आपके 12th तक लेवल पे आते ही नहीं है, वो जस्ट कैलकुलेशन कहलाते हैं, दे आर नॉट कॉल्ड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वो होते हैं जिसमें 2.5 पेज की डेरिवेशन हो। आपके कोर्स में सिर्फ कैलकुलेशन आती है। आपको अगर कहीं अटके ना, मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ थ्योरी। कैलकुलेशंस की मतलब न्यूमेरिकल्स की दिक्कत नहीं है। आपकी अगर थ्योरी स्ट्रांग है तो आप हर जगह स्मूथली कर जाओगे। अच्छा देखो, मान लो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये इसे एयरफॉयल कहते हैं या प्लेन का विंग समझ लो, ऐसे समझ लो। और ये हवा में, हवा बेटा फ्लूइड होता है। फ्लूइड दो तरीके से हम बोल सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो आपके दिमाग में एयर और लिक्विड दोनों जाना चाहिए। फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो मैं तुमसे ऐसे बोलता हूँ, ऐसे फील करो कि जगह जगह ये खूब सारी एयर है, इसके चारों तरफ एयर है। अगर मैं तुमको ऐसे समझाऊं, बेटा प्लीज समझना, अच्छे से समझना। जितने वॉल्यूम का, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं, जितने वॉल्यूम का आपने फ्लूइड को हटा रखा है। जैसे अगर ये यहाँ पे एरोप्लेन की विंग नहीं होती तो इतने वॉल्यूम में एयर होती ना, या पानी के अंदर रहता तो इतने वॉल्यूम में पानी रहता ना। तो जितना तुम डिस्प्लेस करते हो उतने वेट का फोर्स अपवर्ड लगता है वर्टिकली, जिसको बाइंड फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, सपोज इसका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वी है, बॉइंट फोर्स टाइप का सोच लो, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जैसे यहाँ पे एयर हो जाता इनटू जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉइंट फोर्स एंड दैट एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। बेटा सिंपल भाषा में, अगर पानी के अंदर एक मैं कोई चीज डुबो देता हूँ, तो जितना वॉल्यूम का पानी आपने हटाया है उसके वेट के बराबर आप पे फोर्स लगता है, पानी के वेट के बराबर। यानी इसका वॉल्यूम लेना, डेंसिटी लिक्विड की लेना, इनटू जी लेना, और वर्टिकली अपवर्ड लगाना। बेटा दो पॉइंट याद रखना, वर्टिकली अपवर्ड। इस ये बेटा हो सकता है इधर जा रहा हो सकता है ये इधर जा रहा हो, पर पॉइंट फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड ही लगेगा। नोट किया बेटा? ऐसे समझना कि आगे चल के एक पॉइंट फोर्स आएगा जो वी रो जी के बराबर बनेगा, और ब्रैकेट में कमेंट लिखना वर्टिकली अपवर्ड ओनली। आप छोटी छोटी नोट्स भी बना सकते हो, वर्टिकली अपवर्ड ओनली ऐसे करके लिख लो। बनाया बेटा आपने? हॉट एयर बैलून इसी प्रिंसिपल पे ऊपर जाता है। आपने कई बार, मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि ये बकेट है और ऊपर एक हॉट एयर बैलून है ऐसे करके बड़ा सा। चाहे बैलून नीचे जाए चाहे बैलून ऊपर आए, हमेशा बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और वो जो सिर्फ इस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है। वीरो जी, नोट किया बेटा फर्स्ट पॉइंट? वॉल्यूम किसका लोगे? जो डिस्प्लेस चीज है। इस बेटा हॉट एयर बैलून में हीलियम भरते हैं, उसका वॉल्यूम वॉल्यूम इतने का लोगे, पर डेंसिटी किसकी लोगे? जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, जैसे एयर होता है उसका भी लेते हैं यहाँ पे। बेटा कोई डाउट है इस पे बताओ? बेटा आपको पता है, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ना है, सब कुछ जो थ्योरी तुम पढ़ रहे हो ना में वहां पे भी लगेगी। बस वहां पे बच्चा देखना नहीं चाहता है, उसको लगता है फ्लूइड में हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ दी है, जबकि आते सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। नोट कर लिया बेटा इसे? यस। देखो अब एक सेकंड तरह का फोर्स आता है। पहले तरीके से तुम ऐसे सीख गए, किसी फ्लूइड, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लगता है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी लगता है। ठीक है बेटा, सपोज आपकी वेलोसिटी इस तरह से है फ्लूइड में, मतलब ये ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है वेलोसिटी, तो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एंड आप पे एक ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ फ्रिक्शन की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है फ्लूइड के द्वारा, दैट इज कॉल्ड माइनस बीवी नेचर का।
ड्रैग फोर्स कह लो, और ये हर फ्लूइड लगाती है। आप कभी तेज दौड़ के देखो, आपके मुंह मुंह पे चिप जाएगा, या आप फील कर सकते हो, आप अचानक से। बेटा देखो, वैसे कार के बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए, लेकिन अगर कार आप से बाहर हल्का सा भी हाथ निकालते हो, तो एक आपको हल्का सा धक्का मिलता है अपने हाथ पे पीछे की तरफ। हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है फोर्स, इसलिए माइनस बी इंटू वी लिखा है। बी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी स्ट्रीमलाइंड है, फ्लूइड कैसा है। तो बी डिपेंड्स ऑन, बी इज ए फंक्शन ऑफ फ्लूइड एज वेल एज बॉडी शेप ईटीसी। ठीक है। अरे मतलब एक फोर्स लगता है जो तुम्हारी वेलोसिटी के हमेशा उल्टा करेगा। जैसे मान लो कि एक रॉकेट है, ये ऐसे जा रहा है, तो ड्रैग फोर्स पीछे लगेगा माइनस बीवी, और बाइंड फोर्स ऐसे लगेगा। क्या तुम्हें बात समझ आई बेटा? ये बाइंड फोर्स बना, और ये रॉकेट अगर वी वेलोसिटी से जा रहा है, रॉकेट अगर वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो ये ड्रैग फोर्स पीछे लगा, या विस्कस फोर्स भी बोलते हैं इसको। नोट किया बेटा? और इसका मैग्नीट्यूड चैप्टर टू चैप्टर चेंज होगा, बट मतलब बी टू बी बी चेंज होता रहेगा। जैसे आपके कोर्स में स्टोक्स लॉ नाम से आ जाएगा। बेटा इतना नोट कर लिया? यस सर। यानी मैंने दो फोर्सेस बोले, एक बाइंड फोर्स दैट इज ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड, सेकंड इज ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स दैट इज सिंपली फ्रिक्शन। अब तीसरा आता है बेटा, जिसे हम अब थ्रस्ट या थ्रस्ट बोलेंगे। आओ समझाता हूँ हम, उसमें भी दिमाग लगता है। नोट किया बेटा? अभी के लिए मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, ज्यादा नहीं। मैं बस इतना बोलूंगा कि फ्लूइड से आपको आपके कोर्स में तीन फोर्सेस पढ़ने हैं बाय द फ्लूइड। मान लो हवा यहाँ ऐसे टकरा रही है, तो टकराने के बाद हवा स्लो हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ द विंड विल बिकम स्लो, और यहाँ जो ऊपर से हवा होती है वो सराटेदार चली जाती है, मतलब बहुत तेजी से चली जाती है हाई वेलोसिटी के साथ। अगर ये एरोप्लेन की विंग है, तो जहां वेलोसिटी लो होती है वहां प्रेशर हाई हो जाता है, और धक्का लगता है ऐसे ऊपर की तरफ। आपने कभी भी प्लेन को उड़ते हुए देखा होगा, तो आपने एक कोट भी पढ़ा होगा कि एन एरोप्लेन टेक्स अप, मतलब टेक्स अपवर्ड विथ अपोजिंग द विंड। ये विंड टकरा के स्लो होती है, तब एरोप्लेन ऊपर उठता है। तो अब इसको हम थ्रस्ट कह देते हैं, ये आगे चल के हम अपवर्ड थ्रस्ट समझ लो, जो वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से पैदा होता है। समझ गए बेटा? ये फोर्स भी आपके कोर्स में है। तो आपका फ्लूइड से कितने फोर्स पढ़ने हैं बेटा? ड्रैग, थ्रस्ट, और तीसरा आपका बॉइंट फोर्स। बेटा बात समझे? और अगर हम जब प्लेन को लैंड कराने वाले होते हैं ना, तो हम इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। बेटा देखो, ये प्लेन ऐसे जा रहा होता है, हवा अपने आप टकरा के ऐसे रखेगी, हमारा प्लेन ऊपर की तरफ प्रेशर फील करके उड़ जाएगा। जब प्लेन को लैंड कराना होता है ना बेटा, तो हम उसका उल्टा करते हैं, हम हवा से प्लेन को नीचे लाते हैं, प्रेशर नीचे लगता है। फिर तुम बस इतना समझ लो, तीन टाइप के फोर्सेस होते हैं, और इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, बस जान के रखो नाम क्या होता है। जैसे स्प्रिंग हम लोग वर्क एनर्जी पावर में दोबारा दोबारा पढ़ेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखना। आगे बढ़े बेटा। ये तीसरा वाला मुश्किल है ना? तीसरे वाले में कुछ नहीं बेटा, ऐसे सोचो ना कि अगर किसी भी कोई भी चीज है जिसके दोनों तरफ वेलोसिटी अलग अलग है फ्लूइड की, तो कम वेलोसिटी की तरफ से धक्का लगता है और चीजें ऊपर जाती हैं। इसको हम बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना, या सिंपल थ्रस्ट लगना। ठीक है बेटा? नोट कर लिया? भले ही तुम इसको अपने दिमाग में कॉमन सेंस लगाओ कि सर हमने फूक मार के प्लेन उड़ा दिया, हाँ अपने हवा मारी, प्लेन ऊपर चला गया, मैं उसी फोर्स की बात कर रहा हूँ।
तो आप अपनी इमेजिनेशन स्ट्रांग रखोगे, आपको फीलिंग आएगी। बेटा मिटाए, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। यस सर। मान लो अब स्प्रिंग वाले कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको दो स्प्रिंग दिया हुआ है बेटा, एक की वैल्यू के है और एक की 3k है। आपको बताना है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा। बेटा बताओ, के डैश की वैल्यू क्या आएगी बताओ। और अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को करो। ये बस हल्का सा एक ब्लैंक टाइप का है, कुछ है नहीं। इसकी वैल्यू के है, इसकी 3k है, इसकी 2k है। तो इस मास के लिए इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के दो। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बताओ व्हाट इज के डैश। दोनों केस में पहला केस बहुत इजी है, फर्स्ट केस इज टू इजी। हाँ बेटा, फर्स्ट केस में आपका आंसर सही है, ये दोनों पैरेलल में है तो 3k प्लस के 4k। अब सेकंड केस को बताओ। बेटा मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग ये समझ के शेयर नहीं करता हूँ कि आपका जब मन होगा तब लेक्चर देखोगे। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि 1 साल बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको आपकी ही भाषा समझ आती है, इसलिए हमेशा एक को फॉलो करते हैं। जिस जगह पढ़ाई में आपने 15-20 चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो एट द एंड ऑफ द 2 ईयर आपके दिमाग में सिर्फ कुछ एब्सर्ड क्वेश्चंस होंगे और कुछ नहीं। गुड बेटा स्वाति। देखो ये कैसे करोगे बेटा आप बताओ। देखो आप इसको तोड़ो, पहले स्टेप बाय स्टेप करो कि सर क्यों ना पहले के और के 3k को देखें, ये दोनों पैरेलल में है तो इसकी जगह एक सिंगल स्प्रिंग रख देते हैं 4k। अब ये 4k और अगला 2k दोनों सीरीज में आ जाएंगे। हाँ, पहला 4k और दूसरा 2k दोनों सीरीज में आ गए बेटा। अब जब दोनों सीरीज में आ गए तो सीरीज में आप कैसे जोड़ते हो, जैसे हम लोग बचपन में रेजिस्टेंस को जोड़ते थे पैरेलल में, तो आप ऐसे कर देते सर 4k इंटू 2k अपॉन 4k प्लस 2k यानी 6k। तो आपका आ जाता 8k बाई 6 या 4/3k। ठीक है बेटा, और कई बच्चों ने भेजा भी है बेटा आंसर सही। गुड बेटा, ठीक है, समझ आया बेटा। तो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे। एक क्वेश्चन और दो बेटा। यस सर। ओके बेटा, देखो कहीं पे भी आपको अगर ये बोले ना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। आपको बोलेगा कि ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस इज नथिंग बट स्प्रिंग ओनली। आपके कोर्स में कई बार क्वेश्चन इतने इजी आते हैं कि वो आपको बोलेगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है और ये मास mg इस पे लटका हुआ है। तो पूछेगा व्हाट इज रीडिंग ऑफ बोथ द स्प्रिंग बैलेंस। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बोथ द स्प्रिंग बैलेंस। आप आराम से बताओ बेटा, मैं तब तक एक घूंट पानी पी लेता हूँ, आप बताओ बेटा। बेटा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग का मतलब समझाता हूँ बस। kx इक्वल टू रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, kx इक्वल टू रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस।
और कुछ नहीं बेटा। अरे सिंपल सी बात है बेटा, स्प्रिंग का तो खुद मास होता नहीं है, तो ऊपर वाली स्प्रिंग का भी अगर मैं K1 X1 निकालूंगा वो mg ही आएगा। नीचे वाली स्प्रिंग का भी अगर मैं पूछूं उस पे कितना कितना फोर्स वो लगा रही है, तो जितना तुम K2 X2 सोचोगे वो भी mg ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि दोनों की रीडिंग mg ही होगी, क्योंकि टेक्निकली दोनों को mg ही वेट उठाना है। क्या आपको बात समझ आई बेटा? अभी हमने जस्ट डेरिवेशन की थी बेटा ऐसे ही स्प्रिंग इन सीरीज करके। हाँ बेटा, गुड बेटा। तनुश्री बेटा तुम अच्छा इम्प्रूव कर रही हो, तुम हार्ड वर्क और करो बेटा, और तुम्हारे सारे आंसर सही हैं बेटा। हाँ गुड स्वास्थ्य बेटा आपके भी। ये समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। अब बेटा धीरे धीरे हम लोग को नेक्स्ट क्लास में एफबीडी की मदद से एक्सेलरेशन निकालना सीखना है, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, देखो आपको वो लोग ऐसे क्वेश्चन देते हैं बेटा, याद रखना टीचर का काम क्या होता है, आपको कुछ डायरेक्शन सेंस देना। एग्जामिनेशन है विद कीन इंटरेस्ट इन आस्किंग फोर्स इक्विलिब्रियम। फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? जब किसी सिस्टम पे नेट फोर्स, जैसे आप चीज को देखो ऐसे लटकी हुई है, मान लो एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने देखा एक बॉल है, दो रस्सी है और एक ऐसे आके mg लटका हुआ है, तो आपको पता है कि ये पॉइंट कहीं जा नहीं रहा है, तो T1 T2 T3 T1 T2 T3 का रिजल्टेंट 0 होगा। तो ऐसे इस पॉइंट पे हम कहेंगे इस पॉइंट पे फोर्स इक्विलिब्रियम है, जहां पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है वेक्टर वाइज। फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी का टोटल एक्सेलरेशन 0 होना। F इक्वल टू ma से सोच लो कि अगर नेट फोर्स ma के बराबर है, अगर नेट फोर्स 0 होगी, फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो चीजें तुम्हें इनडायरेक्टली कही जाएंगी, या वो बोल देगा कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही, कांस्टेंट वेलोसिटी मीन एक्सेलरेशन 0। तो फोर्स इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी क्वेश्चन फोर्स इक्विलिब्रियम के मिले उन्हें खोज खोज के करना बेटा, ठीक है? एक एग्जांपल दो बेटा, करोगे? यस सर। ठीक है बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये वर्टिकल वॉल है, रफ वर्टिकल वॉल है। इस ब्लॉक का 2 kg वेट है, तो 2g फोर्स नीचे लग रहा है। इधर से एक बच्चा ऐसे 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और ये जो सरफेस है ये थोड़ी सी रफ है। यहाँ पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है 0.6। देख लिया बेटा आपने? इस फोर्स को आप 60 न्यूटन ले लो। अब तुम मुझे निकाल के दो कांटेक्ट फोर्स बाय द वॉल। कांटेक्ट फोर्स बाय द वॉल कितना होगा? आपको बता दूं, कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन। कैलकुलेट कांटेक्ट फोर्स बाय द वॉल। कांटेक्ट फोर्स बेटा, कोई भी बॉडी दो तरीके से कांटेक्ट बनाती है, फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर स्मूथ लिखा रहता और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, अगर स्मूथ लिखा रहता तो कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, वरना दोनों का रिजल्टेंट होगा। मैं बताऊं बेटा क्या आप सोच पा रहे हो? सर 1 मिनट। हाँ, ट्राई टू ड्रॉ एफबीडी। ये ब्लॉक कहीं जा नहीं सकता। जब आपने एक एक्सटर्नल 60 न्यूटन फोर्स दिया, तो बेटा इससे भी कितना फोर्स लगेगा?
इस तरफ से नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा n, ठीक है। 2g इस तरफ लगा, ग्रेविटी खींचेगी। तो अब जब तुम इस वर्टिकल वॉल के रिस्पेक्ट में नीचे जाना होगे, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा बेटा, ताकि रोक सके तुम्हें। ये डायग्राम समझ आया? ड्रॉ एफबीडी। सबसे पहला काम हमेशा एफबीडी करो, फ्री बॉडी डायग्राम। कि सोचो दीवार में कौन कौन से फोर्स लगा सकते हैं? नॉर्मल डायरेक्शन, फ्रिक्शन, 60 न्यूटन एक्सटर्नल एक आदमी लगा रहा है, और धरती खींच रही है 2g से। देखा बेटा आपने? अब देखो, कॉमन सेंस से बताओ, क्या अगर तुम एक्सेलरेशन बगल में लिख दोगे तो तुम्हारा दिमाग कितना क्लियर हो जाता है? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्स डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन 0 होगा बेटा। तुम ब्लॉक को दीवार के अंदर तो नहीं गाड़ दोगे ना, धकेल के ब्लॉक को दीवार के अंदर तो नहीं भेज सकते, समझ गए? तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? n मस्ट बी इक्वल टू 60 न्यूटन। ये बात समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? और फ्रिक्शन हमेशा किससे कम होता है? म्यू इंटू एन से, यानी 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन से, दैट इज 60। तो फ्रिक्शन किससे कम होगा बेटा बताओ? 0.6 इंटू 60 यानी 36 न्यूटन से फ्रिक्शन हमेशा कम होगा। ये बात समझ आई बेटा? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट है इसमें? फ्रिक्शन कम होगा, मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं लिखी है। फ्रिक्शन नमक की तरह है, जरूरत के अनुसार ही लेते हैं। अब बताओ, फ्रिक्शन को क्या 36 न्यूटन लग सकता है? तो क्या 36 न्यूटन लगेगा फ्रिक्शन, कि कम लगेगा? बताओ। नीचे 2g लग रहा है, धरती नीचे 2g से खींच रही है बेटा। फ्रिक्शन को सिर्फ कितना चाहिए रोकने के लिए? फ्रिक्शन की पूरी तमन्ना होता है कि बॉडी वहीं रहे। तो फ्रिक्शन क्यों लगेगी 36 न्यूटन? ये इसकी वैल्यू है, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू। कितना ये लग सकता है? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन इतना लग सकता है, पर पता है कितना लगता है? जितने पे वो बॉडी को रोक दे। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2g के बराबर, यानी 20 न्यूटन, ना कि 36 न्यूटन। क्या आप बात समझ गए? अब बताओ, कॉन्टेक्ट फोर्स कितने कितने हैं? एक लगा नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल, दैट इज 60 न्यूटन, और एक ऊपर की तरफ फ्रिक्शन आया 20 न्यूटन। तो ऑप्शन में आपके लिए आंसर वेट कर रहा होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट है, और एक चुपचाप से एक आंसर लिखा होगा ऐसे करके, 60 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, और इसको टिक कर देना। समझ गए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। द कॉन्सेप्ट इज कि बॉडी इज एट फोर्स इक्विलिब्रियम, ये बॉडी रेस्ट पे है। ऐसे क्वेश्चन वो आपको बहुत ज्यादा पूछेंगे, ताकि आप फोर्सेस बैलेंस करना सीख सको। बात समझे बेटा? नोट कर लिया बेटा? मैं लेक्चर क्लोज करूं? मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। प्लीज अगर किसी क्वेश्चन का नोट्स नहीं बनाया है तो बना लेना, अदरवाइज बेटा लाइव क्लासेस में ही परफॉर्म करो। ठीक है बेटा, मैं बंद करूं? थैंक यू सर। हाँ बेटा, वेलकम। मैं रखता हूँ बेटा, आप लोग मेहनत करो बेटा।